नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव खारिज। अरुण जेटली ने सुषमा स्वराज का किया जोरदार बचाव, कहा विपक्ष के तर्क में दम नहीं। राहुल गांधी के तीखे तेवर, कांग्रेस का वॉकआउट। गतिरोध की वजह से राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े विधेयक पर नहीं हो सकी चर्चा। सरकार ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी, विपक्ष ने उद्योगपतियों के अभियान का किया विरोध। मनरेगा में खामियों पर संसदीय स्थायी समिति ने जताई चिंता। फर्जी जॉब कार्ड की समस्या के निदान की सिफारिश। औचक निरीक्षण और सीएजी से ऑडिट पर जोर। बिहार में 100 सीटों पर लड़ेंगे आरजेडी जेडीयू। कांग्रेस को 40 सीटें देने पर सहमति। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू। प्लॉट आवंटन में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 27 जजों की नोटिस पर आगे कार्रवाई नहीं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और गुजरात सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। और आइए देखते हैं पहली खबर। ललित मोदी विवाद पर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लंबी चर्चा चली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। जेटली ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे से भी इनकार किया और ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई आगे न बढ़ाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कार्यस्थगन प्रस्ताव बाद में खारिज हो गया। That you took steps where you could never succeed. The correct steps, that is registration of case under PMLA, activation of that case, summoning him in that case for the first time, getting a non-bailable warrant against him, moving for a red corner alert against him. These are all steps which will be taken now. Otherwise, a make-believe light blue colored notice given to domestic airports for a man living in London makes no sense. And that is the step they took. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को मदद पहुंचाने को लेकर लगे आरोपों से इनकार किया। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई को कभी आगे नहीं बढ़ाया। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ललित मोदी को मदद के बदले सुषमा स्वराज को पैसे मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पर जवाब की मांग की। ललित मोदी विवाद में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने ललित मोदी को बेजा फायदा पहुंचाने से साफ इनकार किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि ललित मोदी की बीमार पत्नी को सिर्फ मानवीय आधार पर सहायता मुहैया कराई गई। अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापिस वो क्यों नहीं लाया जा सका आपके कारण, क्योंकि आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की। अध्यक्ष जी, 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 इयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या जैसी। इससे पहले कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 7 सांसदों की ओर से नोटिस दिया गया था। कई अवरोधों के बीच करीब 1:45 बजे इस पर चर्चा शुरू हो पाई। कांग्रेस ने विदेश मंत्री के इस्तीफे के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग को फिर दोहराया है। उनके ऊपर 16 केसेस है, उन्होंने बताया। जब 16 केसेस मालूम है, यहाँ से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है ये भी मालूम है, और वो कहाँ रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। कितना पैसा मिला, जो ब्लैक मार्केट, जो काला धन है, उसका जो चिन्ह है, उसको बचाने के लिए कितना पैसा मिला। और दूसरा सवाल, आपने ये काम छुप के क्यों किया, खुले में क्यों नहीं किया, साधन के सामने क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया, या बताया या नहीं बताया। कई अन्य दलों ने भी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर अपनी राय रखी। Which
goes into the body politic to make our democracy weak. It is corruption through last so many years that has actually weakened our intelligence. And it is still weakening us again and again. जब विदेश मंत्री जी के पास उनका फोन आया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये था कि विदेश मंत्री जी उसी वक्त कैबिनेट को या प्रधानमंत्री जी को बताते कि एक ऐसे अपराधी के साथ हमारा संपर्क हुआ है, उसकी ये मांग है। मॉनसून सत्र के दौरान अब तक ललित मोदी विवाद पर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस मामले में सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह है। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रणव, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, दिन भर का अगर मैं बोलूँ आप कहूँ, यह स्थगन प्रस्ताव खारिज जरूर हुआ, लेकिन इससे क्या जो अहम संदेश था इस चर्चा के बाद वो निकलता दिखा दोनों ही पक्षों की ओर से? देखिए, जो संदेश था वो यही था कि जो कांग्रेस का जो रुख था उसमें कोई बदलाव नहीं था। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कांग्रेस ज़रूर तैयार हुई, लेकिन जो उनके आरोप थे, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगातार लगाए हैं, उन आरोपों पे और मुखर होकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा 7 सवाल पूछे गए, लेकिन जो जवाब था, चाहे वो सुषमा स्वराज का था या फिर सरकार की ओर से जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया, उनका ये कहना था कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने बचाव किया है और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि जिस वक्त सुषमा स्वराज ने अनुरोध किया था कि जो लंदन की जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो जिस भी नियमों के तहत उन्हें जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे, उस वक्त उन पर फेमा के तहत मुकदमे थे और उस पर सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, उसमें किसी भी तरह का आपराधिक मामला नहीं था। और उसके बाद उन्होंने ये एक तरह से ये कहने की कोशिश की कि एनडीए सरकार आने के बाद ही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उन पर मुकदमा दाखिल किया गया है और नॉन बेलेबल जो वारंट है वो जारी किया गया। तो किस न किस तरह जो सरकार है और साथ में सुषमा स्वराज है, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और सरकार ने ये कोशिश की ये समझाने की कि उस वक्त तक सुषमा स्वराज ने जिस भी तरह का एक मानवीय पहलू पर जो मदद की, उस दौरान ललित मोदी पर किस तरह का मुकदमा नहीं था और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे। हालांकि जो दूसरे दल थे उनकी तरफ से उस तरह से तीखे हमले नहीं हुए जैसा कि पहले होते रहे। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो बार बार प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग करते रहे और प्रधानमंत्री की जगह जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर रिप्लाई दिया तो उसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया। तो ये कहा जा सकता है चर्चा जरूर हुई, दोनों पक्षों ने अपनी बात जरूर रखी, लेकिन कांग्रेस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उसने वॉकआउट किया। प्रणव, बिल्कुल बहुत अहम है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा हुई संजय, दिन भर जो चर्चा हुई इसको लेकर, और मैं कहूँ कि इससे पहले भी आपने अलग अलग तरह के जो है मुद्दों को लेकर बहस देखी होगी, लेकिन शायद किसी स्थगन प्रस्ताव पर इस तरह की तीखी बहस कम ही आपने देखी होंगी। और जिस लेवल पर जाकर चर्चा हुई, फैक्ट्स मैं कहूँ एक तरफ थे और बाकी सारी चीजें जरूर चर्चा के मुख्य बिंदु पर थी। क्या आपको भी ऐसा लगा? देखिए कविंद्र, ये एक ऐसा चर्चा का विषय था जिसपे पूरा देश का ध्यान आकर्षित था। ये चर्चा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिस दिन से सदन खुला था उसके अगले कुछ ही दिनों में हो जानी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि फाइनली ये चर्चा हुई। लेकिन आज की चर्चा में देखिए, सदन में जब भी चर्चा होती है तो जो मुख्य विषय होते हैं उस पर वाद प्रतिवाद होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस दोनों ही पक्षों का ये होता है कि हम लोगों के बीच में जो मैसेज दे रहे हैं उसमें कौन पक्ष भारी पड़ता है। तो आज की जो चर्चा हुई, जिस तरह से सुषमा स्वराज ने पक्ष रखा अपना, मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के बाद में अरुण जेटली ने रखा, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष के ऊपर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पूरी तरह से भारी रहे। ये देखिए, अगर राहुल गांधी आए तो अंत में आकर के उन्होंने चर्चा में भाग लिया, तब तक उसको सुषमा स्वराज किसी और पिच पे ले जा चुकी थी और एक पब्लिक ओपिनियन में जो एक माहौल तैयार करने वाली बात थी, वो सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने इतने दिन का एक्सपीरियंस, अपना स्किल और आज की जहाँ पे वो पद पे हैं, जितने भी तरह के उनके पास दस्तावेज मौजूद थे, उसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। तो ये जो एक लड़ाई इतने दिनों से चल रही थी कि कौन अगर
कांग्रेस की साबित कर पाती कि सही में उन्होंने कुछ ऐसा अनैतिक काम किया है, तो मेरे ख्याल में शायद उसमें कांग्रेस ज़्यादा सफल नहीं रही। दूसरी चीज़ एक और है कि कांग्रेस मेरे ख्याल में एक दो टैक्टिकल मिस्टेक भी की। कांग्रेस जब सुषमा स्वराज बोल रही थी तो वेल में जाकर के उन्होंने जो प्रतिवाद किया, उसके बजाय अगर वो अपने सीट पे बैठे हुए अगर वो कहते कि सुषमा स्वराज विषय से भटक रही हैं प्रत्यारोप करने के, मतलब अपनी सफाई देने के दौरान, तो शायद वो ज़्यादा कारगर होता। आज का वैसे अगर देखेंगे तो सुषमा स्वराज अपना पक्ष काफ़ी हद तक रखने में कामयाब रही। ये आप करें कि जिस तरीके से सत्र के शुरू होने से लेकर और अब तक कांग्रेस ने एक जो हाइप क्रिएट किया इस पूरे मुद्दे को लेकर और सरकार को एक तरीके से दबाव में ला दिया था, और चर्चा जब शुरू हुई और खत्म हुई तो उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस इस वक्त बैकफुट में। दूसरा बड़ा पॉइंट संजय क्या ये देखता है कि इस पूरी चर्चा के बाद जो एक विपक्षी एकता नजर आती इस मसले को लेकर, वो भी साफ तौर पर टूटी दिखी, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी तमाम छोटी पार्टियां अलग अलग राज्यों से जो आती हैं वो अब सरकार के साथ कहीं खड़ी होती दिखी आज। आप सही कह रहे हैं कविंद्र। देखिए, एक तो बाकी दलों के अंदर फटीग फैक्टर आ गया था कि आखिर ये कितने दिन तक सदन का स्थगन का काम चलेगा, और जिस तरह से सदन का स्थगन हो रहा था, सपा मुलायम सिंह कल वो चीज़ वो कह चुके थे, आज जिस तरह से बीजेडी ने कांग्रेस पे प्रहार किया या बाकी दल नहीं आए, ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि एक सोचने का विषय होगा कि किसी विषय को अगर वो कितनी दूर तक लेकर जाएं, अगर लेकर जाएं तो उस चीज़ को जब सदन में वास्तविक में चर्चा में आए तो उस समय उनके पास इतने तथ्य और इतने अच्छे वक्ता होने चाहिए कि अपना पक्ष वो इस तरह से रख पाए कि सत्ता पक्ष उस पर धराशायी हो। अभी तक ये टेलीविजन स्टूडियोज में ये डिबेट होती थी, अभी भी होगी, लेकिन सदन में आज जो कुछ भी हुआ उस मूड और माहौल के हिसाब से कांग्रेस वो भारी नहीं रह पाई सत्ता पक्ष के ऊपर, और बाकी विपक्षी एकता भी जो उनके सांसदों के सस्पेंशन के बाद तैयार हुआ था, वो भी कांग्रेस अपना वो पॉइंट लूज कर गई। और कुछ इस बीच में उन्होंने टैक्टिकल मिस्टेक भी किया। अब जैसे देखिए, सोनिया गांधी आज वेल में गई, ठीक है, उनका एजिटेशन हो सकता है किसी कारण से, लेकिन वो भी एक चर्चा का विषय होगा कि इतने सीट्स पे बैठे हुए नेता को क्या वेल में जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट्स हैं संजय सिंह, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विरासत में इस बार मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। मॉनसून सत्र में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक की राह मुश्किल होती दिख रही है। विपक्ष के भारी विरोध के चलते इस पर आज भी चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले के साथ कालेधन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। सरकार ने कांग्रेस के इस रुख को विकास विरोधी करार दिया है। बुधवार को भी विपक्ष के भारी विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। सरकार की ओर से जीएसटी बिल पर चर्चा कराने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। कांग्रेस ने कार्यवाही चलाने से पहले ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले, कालेधन की वापसी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग जारी रखी। Day one of this session, when it comes to fixing accountability and taking action, that's why the opposition has been giving these motions, notice for motions, repeatedly. So it cannot be said that if yesterday it was disposed of, opposition's right is taken away. लेकिन सरकार ने कांग्रेस के इस रुख को विकास विरोधी बताया है। डिस्कशन को अलाउ किया, डिबेट को अलाउ किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये तैयार ही नहीं है। हम तो इनसे हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भैया केवल 1.5 दिन रह गया है, कम से कम अभी चर्चा। जो लोग अपने आप को गरीबों का दोस्त कहते हैं लेकिन सुधार होने नहीं देते ताकि विकास ना हो, वो सचमुच में गरीब के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं।
आसन की ओर से कार्यवाही चलाने में सहयोग की मांग की गई, लेकिन उसका भी कोई असर होता नहीं दिखा। सरकार और विपक्ष के बीच इस नोकझोंक की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चला और कई स्थगनों के बीच सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। लोकसभा से पारित हो चुके जीएसटी बिल को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में पेश किया था। सरकार की कोशिश इसे 1 अप्रैल 2016 से देश भर में लागू करने की है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर आज गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं के अलावा संघीय ढांचे को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शरद यादव, ममता बनर्जी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के एक जैसे मुद्दे हैं और वो मिलकर अपनी बात रखेंगे। महिलाओं, किसानों और नौजवानों के बारे में भी गंभीरता से विचार किया। संघीय ढांचा को मजबूत रखने के लिए और जो कमजोर करने की कुछ साजिशें बीच में होती हैं, उससे हम लोगों ने फैसला किया कि संघीय ढांचा को बनाए रखने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। ग्रामीण विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा योजना में खामियों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। एआईएडीएम के सांसद पी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड, नकली नामों से जारी कार्ड, मनरेगा के लिए फर्जी नामों का पंजीकरण जैसी खामियों पर सरकार का ध्यान खींचा है। संसद में पेश समिति की रिपोर्ट में मनरेगा की औचक जांच के साथ खातों की सीएजी जांच की सिफारिश की गई है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति के साथ ही बिहार में सियासी पारा अब चढ़ गया है। महागठबंधन के तहत आरजेडी और जेडीयू 100 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। एनडीए की बिहार में सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की ओर से साझा तौर पर प्रचार अभियान के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया है। अब सबकी नजरें बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की साझेदारी का ऐलान हो गया है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों दलों के नेताओं ने इसकी जानकारी दी। जेडीयू और आरजेडी 100, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश ने एनसीपी और आईएनएलडी जैसी पार्टियों के भी साथ आने का दावा किया। इस मौके पर नीतीश ने डीएनए से जुड़े बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। वो लोग तो पूरे तौर पर कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कहना है और किस बात के लिए परिवर्तन। ये जो बिहार का मान सम्मान बढ़ा है, इसको फिर मिट्टी में मिलाना है क्या? किस बात का परिवर्तन? महागठबंधन 30 अगस्त को पटना में स्वाभिमान रैली करेगा, जिसमें सभी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को चुनाव में हराने का दम भरा। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और खाली पाव भाजपा को, आरएसएस को नागपुर पहुंचवा देंगे। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है और हम लोग चले समझना। महागठबंधन की जो प्रथम रैली 30 तारीख को गांधी मैदान में होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भाग लेगा और हम सब मिलजुल कर ये जो संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश उस रैली के माध्यम से देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह और उमंग से उस महारैली में भाग लेंगे। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर प्रचार अभियान को मजबूती देने की कोशिश की। महागठबंधन बन गया, महागठबंधन, ऐसा गठबंधन जिसमें गांठ ही गांठ। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी कोई राज होना चाहिए तो जंगल राज, खरमंडल राज्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मंगल राज होना चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हुए जेडीयू ने 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आरजेडी के साथ तालमेल की वजह से उसे कम सीटों पर ही समझौता करना पड़ा। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। अब सभी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 27 जजों को नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जज सोसाइटी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में इस मसले पर जवाब मांगा है। सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने प्लॉट आवंटन के मामले में राज्य सरकार के साथ 27 पूर्व और मौजूदा जजों को नोटिस जारी किया था।
जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर में खासी गिरावट देखी गई है। जुलाई के महीने में दर 3.78% पहुंची, जबकि जून के महीने में ये 5.40% थी। दर में गिरावट का कारण इस महीने सस्ती हुई सब्जियों, फल और दालों को माना जा रहा है। और आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल जुलाई के महीने में ये दर 7.39% थी, जबकि इस साल जुलाई का महीना देशवासियों के लिए राहत की खबर लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को एक गहरा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका, रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में बदलाव की कोशिशों का विरोध किया है। यूएन में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि समांथा पावर ने कुटेसा को लिखे पत्र में कहा है कि अमेरिका सैद्धांतिक तौर पर स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में थोड़ा विस्तार के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले ये देखा जाना चाहिए कि दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए संबंधित देश क्या मदद करना चाहते हैं और उसकी मदद करने की काबिलियत कितनी है। हमें लगता है कि नए स्थायी सदस्यों पर विचार करते समय उस देश का नाम बताया जाना चाहिए। श्रीलंका और भारत के बीच गोल टेस्ट पहला दिन भारत के नाम रहा। टॉस जीतकर श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन उसका यह फैसला गलत साबित हुआ। श्रीलंका की पूरी टीम महज 183 रनों पर सिमट गई। टीम के 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। भारत की ओर से ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 128 रन बनाए। शिखर धवन 53 और कप्तान कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर थे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। गूगल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पिचाई को बधाई दी थी, जिसके बाद पिचाई ने कहा कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को एनजीटी से बड़ी राहत मिली। 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलने की इजाजत देने या न देने का फैसला राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर छोड़ दिया है। हालांकि एनजीटी ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। सरकार ने बुधवार को होने वाली झारखंड की चितरपुर कोयला खदान की नीलामी को टाल दिया है। सरकार ने कहा कि अभी खदान का मामला कोर्ट में है और इस मामले की सुनवाई जारी है। सरकार ने कहा कि खदान की नीलामी के लिए नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने बुधवार को पाकिस्तानी आतंकवादी नावेद से जम्मू में पूछताछ की। एनआईए प्रमुख ने कहा कि वो खुद इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। नावेद को पिछले हफ्ते उधमपुर में बीएसएफ की बस पर हमले के दौरान पकड़ा गया था। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने पाकिस्तानी आतंकी नावेद को पकड़ने वाले राकेश और विक्रमजीत को आज दिल्ली में सम्मानित किया। इस मौके पर फ्रंट के प्रमुख एमएस बिट्टा ने कहा कि इन दोनों की बहादुरी से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में पवन हंस हेलीकॉप्टर के लापता होने के 8 दिन बाद बुधवार को तिरप जिले में 3 मृतकों के शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दुर्गम पर्वतीय इलाके में हवाई मार्ग से उतारे गए विशेष सैन्य दलों ने शवों को खोज निकाला। पाकिस्तान ने बीती रात फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने सीमावर्ती पुंछ जिले में सेना की चेकपोस्ट पर और रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अगस्त महीने में अब तक पाकिस्तान 21 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की एक टीम ने बुधवार को भारतीय बलों की कथित गोलाबारी से हुए नुकसान को देखने के लिए पाकिस्तान में सियालकोट जिले के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है। श्रीलंका की जेल में बंद 40 तमिल मछुआरों को रिहा कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर आज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इन मछुआरों को पिछले सोमवार श्रीलंका की अदालत ने रिहा किया था। ग्रीस और इसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता अरबों यूरो के एक नए राहत पैकेज को लेकर सहमत हो गए हैं। ग्रीस के वित्त मंत्री के अनुसार इस समझौते से देश दिवालिया होने से बच जाएगा और यूरोजोन में बना रह सकेगा।